आज हम लोग क्लास 12 में अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर 17/81 के टू द पावर 4। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको x टू द पावर 1/4 यहीं पर कर लेंगे, या हम लोग जानते हैं कि 17 के पावर दोनों के पावर 1/4 कर देंगे, तो इसके पावर जब 1/4 करेंगे 81 के पावर में, तो हम लोग जानते हैं कि 3 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 मिलता है, तो 17 टू द पावर 1/4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को करना है इसका थ्योरम। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि y बराबर, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां से पूरा फलन भी हम लोग ले सकते हैं, या ऐसा लिख देंगे 17 टू द पावर 1/4 और इसी को केवल हम लोग फलन लेंगे, और लास्ट में जब इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो उसको ले करके यहाँ रख देंगे, तो भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं y बराबर, इसी को हम केवल लिखते हैं x के पावर 1/4। ठीक है, या हम लोग लिख सकते थे 1/3 x के पावर 1/4 भी लिख सकते थे, पूरा फलन हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू मिलेगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर -3/4। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 3/4। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि x प्लस डेल्टा x इक्वल टू मेरा है 17, और 17 को हम लोग दो भागों में तोड़ देंगे, 16 + 1, तो हमको डेल्टा x बराबर मिल जाएगा, x बराबर मिलेगा 16 और डेल्टा x बराबर मिलेगा 1। चलिए उसके बाद हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं, fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। x प्लस डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हुए हैं, इसमें x प्लस डेल्टा x को मान हम लोग यानी कि 16 और प्लस 1 यहाँ पर 17 रखेंगे, और ये 17 यदि इस फंक्शन में रखेंगे तो 17 के पावर 1/4 मिल जाएगा। तो लोग डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर fx का मान लिखेंगे जो y बराबर हम लोग लिए हैं x के पावर 1/4, f डैश x हमको प्राप्त है 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 3/4, और डेल्टा x, इसमें हम लोग x और डेल्टा x का मान रखेंगे, x का मान 16 है, तो 16 के पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू 16 के पावर 3/4। डेल्टा x का मान हमको 1 दिया गया है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं 16 को 2 टू द पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं, पावर से पावर कटेगा 2 हो जाएगा, 1/4 इंटू ये भी 2 के पावर 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 2 के पावर 3 बचेगा, यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 + 1/32, इसको जोड़ भी सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2 + 1 में 32 से हम लोग भाग देंगे तो 0.0314 आएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे हम लोग तो 2.0314 होगा। हम लोग निकाले हुए हैं 17 टू द पावर 1/4 का, और मेरा फंक्शन है 1/3 इंटू 17 टू द पावर 1/4, तब हम लोग लिखेंगे ये फंक्शन 17/81 टू द पावर 1/4 इक्वल टू, ये लिखेंगे 1/3 इंटू 17 टू द पावर 1/4, और 1/3 हम लोग कर लेंगे, और 17 टू द पावर 1/4 का मान देखिए हमको ये मिला हुआ है 2.0314, और इसमें हम लोग 3 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.677। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। ये बी नंबर क्वेश्चन है, हम लोग इसको लिखेंगे, माना कि y बराबर x टू द पावर -1/5, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू -1/5 इंटू एक्स टू द पावर, ध्यान दीजिएगा -1/5 है और उसमें से हम लोग 1 घटाएंगे तो -6/5 हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसा -1/5 इंटू एक्स टू द पावर 6/5। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस डेल्टा x बराबर हमको प्राप्त है 33, और 33 को हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे तो 32 + 1 होगा, इसलिए हम लोग को x बराबर हमको मिल गया 32 और डेल्टा x बराबर मिल गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। यहाँ पर fx प्लस डेल्टा x का मतलब हम लोग समझते हैं, ये मान हम लोग यहाँ रखेंगे, फिर ये मान हमको यहाँ रखना है, तो क्या मिल जाएगा हमको 32 टू द पावर -1/5। fx का मान हम लोग रख लेंगे, fx वही है जो हम लोग y बराबर लिए हैं -1/5, f डैश x यानी कि प्लस हमको मिला हुआ है -1/5 into x to the power 6/5 into delta x।
अब यहाँ पर देखिए x और डेल्टा x का मान रखेंगे 32 टू द पावर माइनस 1/5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5 इंटू 32 टू द पावर 6/5 इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x हमको मिला हुआ है a। हम लोग जानते हैं 32 के बराबर होता है गुणनखंडन इसका 2 टू द पावर 5 5 कट जाएगा 2 टू द पावर माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1/5 इंटू यहाँ भी 2 टू द पावर 5 होगा, 5 से हम लोग 5 कटा लेंगे, फिर हमको पावर में 6 बच रहा है 2 टू द पावर 6, तो हमको मिलेगा 64 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 अब माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20 और ये 30 यानी 32 1/320 हम लोग भाग देंगे तो 0.5 का भाग हो जाएगा 0.003 लगभग। हम लोग इसको घटा लेंगे 0.5 से 0.03 घटाएंगे 10 में से 3 जाएगा 7, फिर ये 9 हो जाएगा और फिर ये 4 है 4 में से 0 जाएगा तो 4 यानी 0.497 यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को सिद्ध करने को दिया गया है कि fx बराबर log x by x, x इक्वल टू e पर उच्चतम है। हम लोग सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर u by d के रूप में है, log x का अवकलन होगा और ये v इंटू में रहेगा, फिर माइनस ये इंटू में रहेगा और इसका अवकलन होगा x का 1 हो जाएगा बटा में v स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा 1 माइनस log x बटा में x स्क्वायर। फिर इसको हम लोग एक बार अवकलन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, फिर 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डबल डैश x बराबर फिर u by v के रूप में है, u का अवकलन करेंगे तो 0 माइनस log x का 1/x हो जाएगा और इंटू में ये रहेगा x स्क्वायर, फिर माइनस 1 माइनस log x और इंटू में इसका अवकलन लिखेंगे हम लोग 2x बटा में x स्क्वायर, माइनस 1/x से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x बटा में x स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर माइनस x माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 2x log x बटा में x स्क्वायर। हम लोग यहाँ से x स्क्वायर को x को कॉमन कर लेंगे, ऊपर से x कॉमन होगा तो माइनस 3 प्लस 2 log x होगा बटा में x स्क्वायर, ये एक x से एक x कट जाएगा, हमको मिलेगा माइनस 3 प्लस 2 log x बटा में x। अब हम लोग x इक्वल टू e पर चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव यानी f डबल डैश x, x के जगह पर e रखेंगे, इसमें log e हो जाएगा बटा में e, और हम लोग जानते हैं कि log e का मान 1 होता है बटा में e, माइनस 3 प्लस 2 बटा में e हो गया यानी कि माइनस 1/e मिल गया। ये लेस देन 0 है और हम लोग जानते हैं कि लेस देन 0 होता है तो फंक्शन उच्चतम होता है, यानी कि लिखेंगे x इक्वल टू e, उच्चतम बिंदु है और जब उच्चतम बिंदु होगा तो फलन जो है x इक्वल टू e पर fx जो है वो उच्चतम होगा, fx उच्चतम है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। इसमें दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका निश्चित आधार है, यानी कि फिक्स्ड आधार दिया गया है, यानी वो कांस्टेंट है। आधार हमको यहाँ पर देखिए b दिया गया है और बोल रहा है कि उसकी समान भुजाएं, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में हम लोग समान भुजाएं AB और AC दिए हैं और दोनों को हम लोग x मान लिए हैं। तो समान भुजाएं जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, तो घट रही है तो उसमें हम लोग साइन लगाते हैं नेगेटिव का। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं आधार और ये जो समान भुजाएं घट रही है dx dt इक्वल टू कर दिए हैं हम लोग -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उस समय जब त्रिभुज की भुजाएं आधार के बराबर है, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं का मतलब ये x जब b के बराबर होगा उस समय पूछ रहा है कि उसकी क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लोग एक रचना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि AD लंब BC खींचा। हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं से मिलने वाला जो शीर्ष होता है उससे हम लोग सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा समद्विभाजित हो जाती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे BD बराबर CD बराबर BC/2 और BC हमको B दिया है तो B/2 हो जाएगा। हम लोग इन दोनों में से किसी समकोण त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे,
लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हम ले लेते हैं एडीबी में, एडीबी में एडी निकालना है हमको, तो एडी बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ए बी हमको प्राप्त है एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी प्राप्त है हमको b बाई 2, तो b बाई 2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहां पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, हम लोग इसको जोड़ लेंगे यानी घटा लेंगे यहां पर, तो एलसीएम हमको 4 मिल जाएगा और मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का वर्गमूल मिलेगा, हम लोग बाहर कर लेंगे उसको 1/2 इंटू अंडर रूट हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसमें b कांस्टेंट है। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को हम लोग a से सूचित कर लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार है BC और ऊंचाई है AD, और BC हमको मिला हुआ है B और AD अभी हम लोग निकाले हुए हैं 1/2 इंटू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको प्राप्त हो गया 1/4 b इंटू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको बंद कर देंगे, ये a बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग t के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे क्योंकि हमको क्षेत्रफल की परिवर्तन दर निकालनी है, तो दर तभी प्राप्त होगा जब समय के सापेक्ष हम लोग उसका अवकलन करेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dA dt इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा 1/4 b तो कांस्टेंट है, उसको उसी तरह लिख देंगे, ये जो है अंडर रूट x की तरह है तो इसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट x की तरह, यानी कि मिल जाएगा हमको 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ध्यान देंगे हम लोग अंडर रूट x का फंक्शन होता है, तो अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यानी कि इसका फिर ये फंक्शन होगा इसी का, इसका अवकलन हम लोग लिखेंगे इनटू में, तो 4x स्क्वायर का क्या होगा 8x इंटू dx dt माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 1/4 ऊपर कर देंगे हम लोग b, ठीक है, और फिर यहां पर हम लोग लिख देंगे 8x dx dt बटा में हो जाएगा 2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 2 8 से ये 8 कट जाएगा, हमको मिलेगा bx dx dt बटा में अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमको मिल गया ये dx dt, हम लोग को इसमें dx dt दिया गया है, तो dx dt का पहले मान रख लेते हैं -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम लोग लिखेंगे bx इंटू -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बटा में हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको क्या प्राप्त हो गया -3bx सेंटीमीटर प्रति सेकंड बटा में हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब बोल रहा है क्वेश्चन में ना कि जब आधार उसकी भुजाओं के समान भुजाओं के बराबर हो, तो लिखेंगे यहां पर हम लोग फिर b बराबर x हो तो हमको क्या मिलेगा dA dt बराबर, जहां इसमें b है वहां x रख देंगे, तो -3 इंटू x बटा में अंडर रूट 4x स्क्वायर, और यहां पर b है तो x रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहां पर हमको क्या मिलेगा -3x स्क्वायर, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर हमको क्या मिला -3x स्क्वायर बटा में अंडर रूट 3x सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये x से x चला जाएगा, ये अंडर रूट 3 से 3 भी अंडर रूट 3 बार में कटेगा, यानी कि हमको मिल जाएगा -√3x सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी क्षेत्रफल की परिवर्तन दर क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए क्षेत्रफल √3x सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हम लोग इसको कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। निगेटिव आया है तो लिखेंगे घट रही है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है वक्र x² = 4y
कि बिंदु 1 2 पर अभिलंब का समीकरण लिखना है। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 dy dx, या हमको मिलेगा dy dx बराबर 2x/4 हमको प्राप्त हो जाएगा x/2। हम लोग को बिंदु दिया गया है, इसमें बिंदु हमको दिया गया है 1 2 पर स्पर्श रेखा का पहले हम लोग ढाल लिख लेते हैं। स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगा, इसी में मान हम लोग रख देते हैं, ये x का मान है, ये y का मान है, तो x का मान रख देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो अभिलंब की ढाल क्या प्राप्त होगी, हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा की ढाल जो होगी उसका व्युत्क्रम या और चिन्ह बदल देंगे, इसका व्युत्क्रम होगा 2 और इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, यही हम लोग को अभिलंब की ढाल मिलेगी। हम लोग को अभिलंब का समीकरण तो लिखेंगे कि अभिलंब का समीकरण, अभिलंब के समीकरण का हम लोग सूत्र जानते हैं, y माइनस y1 है 2 इक्वल टू ढाल अभिलंब की इंटू x माइनस x1 यानी कि x माइनस 1, हमको मिल जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, 2x को इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो 4 लिख देंगे, यही अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इसमें दो चर का मान हमको दिया है थीटा के रूप में, x यानी ये प्राचलिक रूप में पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x बराबर a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, और y बराबर दिया है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, और बोल रहा है कि किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 1 को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको मिलेगा dx d थीटा इक्वल टू a cos थीटा है, cos का होता है माइनस sin थीटा तो माइनस a sin थीटा हो जाएगा, प्लस इसमें a कांस्टेंट है, u इंटू v के रूप में है, थीटा का 1 हो जाएगा इंटू sin थीटा, प्लस थीटा इंटू में रहेगा sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, हमको मिलेगा माइनस a sin थीटा प्लस a sin थीटा, फिर हो जाएगा हमको प्लस a थीटा cos थीटा, ये खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा a थीटा cos थीटा। हम लोग 2 को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy d थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा a cos थीटा, और इसमें a कांस्टेंट है, u इंटू v 1 इंटू cos थीटा प्लस थीटा इंटू माइनस sin थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, a cos थीटा माइनस a cos थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a थीटा sin थीटा। तो हम लोग लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग a थीटा sin थीटा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर dy dx, तो होता है dy d थीटा बटा में dx d थीटा, dy d थीटा हमको मिला है a थीटा sin थीटा और ये मिला है a थीटा cos थीटा, ये a थीटा खत्म हो जाएगा, हमको मिल गया tan थीटा। अब हम लोग बिंदु थीटा, किसी भी बिंदु थीटा पर अभिलंब की ढाल लिख लेंगे। अभिलंब की ढाल बराबर हम लोग जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा की ढाल है, तो अभिलंब की ढाल क्या होगा -1/tan थीटा। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण, और हम लोग जानते हैं कि अभिलंब का समीकरण लिखने के लिए हमें बिंदु की जरूरत होती है। तो बिंदु हमको जो ये x और y दिया गया है यही बिंदु है, इसको हम लोग इस रूप में लिख लेंगे x y के रूप में, तो x की जगह पर ये होगा और y की जगह पर ये होगा, यानी इसी हम लोग बिंदु का प्रयोग करेंगे यहाँ अभिलंब के समीकरण लिखने में। y माइनस y1, तो y1 का मतलब y a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा बराबर ढाल है -1/tan थीटा इंटू x माइनस x1, x1 आपका ये है तो x माइनस x1 a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा, और इसको हम लोग कर देंगे यहीं पर कर देते हैं माइनस cot थीटा, और यहां पर हम लोग लिख देंगे माइनस cot थीटा
और cos थीटा को तोड़ देंगे cos थीटा बटा में sin थीटा, फिर हमको मिल जाएगा x माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा sin थीटा। हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहां पर, तो sin थीटा से इसमें होगा y sin थीटा, y sin थीटा, फिर उसके बाद हम लोग इससे करेंगे तो माइनस a sin स्क्वायर थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा और प्लस a थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर में हम लोग माइनस cos थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो बराबर यहां से लिखते हैं हम लोग, तो माइनस cos थीटा इंटू x चाहे माइनस x इंटू cos थीटा कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a cos स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये खत्म हो जाएगा, ये x वाला को इधर लेके आएंगे तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा और माइनस a sin स्क्वायर थीटा पहले से इधर है, a cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे इक्वल टू 0, हमको मिल जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा और इसमें से माइनस a कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a हो जाएगा क्योंकि इसका मान 1 होता है। हम लोग को ये अभिलंब का समीकरण मिल गया, हम लोग इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2 और इसके मूल बिंदु से हमको दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लोग लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 से 2 की दूरी, 2 की दूरी मतलब अभिलंब की दूरी इक्वल टू, पढ़े हैं हम लोग क्या होता है मूल बिंदु से अचर पद का मापांक बटा में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का गुणांक a होता है y का गुणांक b होता है, ये sin थीटा है, तो हम लोग कहते हैं कि अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऊपर हम लोग को a का मापांक हमको a प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे मिलेगा 1, हमको मिला a by 1 इक्वल टू a, यानी a जो है वो अचर है और यही हमको सिद्ध करना था कि अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, तो लिख देंगे हम लोग, इसलिए अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, यही हमको सिद्ध करना था। नंबर 6, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हम लोग को अंतराल दिखाना है कि किस अंतराल में ये वर्धमान है और किस अंतराल में ये ह्रासमान है, यानी कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हम लोग को इंटरवल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा fx है वो u by t के रूप में है, u का अवकलन होगा इंटू में भी रहेगा, तो इसका अवकलन हम लोग कर लेते हैं, sin x का cos x होगा, 2x का 2 होगा और ये u इंटू v के रूप में है, इसको u इंटू v के रूप में हम लोग करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, cos x का माइनस sin x 1 हो जाएगा, तो फिर इंटू में cos x होगा, फिर प्लस x और cos x का माइनस sin x बटा में, अभी हम लोग को इंटू में ये लिखना है 2 प्लस cos x, फिर माइनस ऊपर वाला इंटू में रहेगा 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x और नीचे वाला का अवकलन करेंगे हम लोग इंटू में, तो 2 का 0 हो जाएगा और cos x का माइनस sin x बटा में होगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 cos x माइनस 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस cos x माइनस माइनस प्लस x sin x इंटू में होगा आपका 2 प्लस cos x माइनस 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x और ये होगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे sin x बटा में वही होगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 cos x माइनस 4 माइनस 2 cos x प्लस 2x sin x
फिर cos x से करेंगे तो हमको मिलेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस cos स्क्वायर x प्लस x sin x इंटू cos x। इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो लिखेंगे प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2 x sin x माइनस x sin x इंटू cos x, बट्टा में हमको मिलेगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि x sin x इंटू cos x ये खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग 4 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x 3 cos स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 sin स्क्वायर x है। फिर हम लोग cos x में आएंगे 8 cos x माइनस 2 cos x 6 cos x हो गया और 6 cos x से 2 जाएगा तो 4 cos x हो जाएगा। ये 2x sin x खत्म हो जाएगा, बट्टा में मिलेगा हमको 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 4 बचा है इक्वल टू हम लोग कर लेंगे 3 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को हम लोग बदल देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 4 बटा में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 4 बटा में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 3 cos स्क्वायर x से 4 cos स्क्वायर x घटेगा, यहां पर लिख रहे हैं तो हमको मिलेगा माइनस cos स्क्वायर x 3 cos स्क्वायर x से 4 cos स्क्वायर x घटेगा तो होगा माइनस cos स्क्वायर x, ये 4 और ये 4 खत्म हो जाएगा, हमको बचेगा प्लस 4 cos x बटा में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग cos x कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा 4 और माइनस cos x बटा में होगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। हम लोग उच्चतम और न्यूनतम के लिए वर्धमान और ह्रासमान के लिए हम लोग यहाँ पर बिंदु ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि f डैश x इक्वल टू 0 तो cos x इंटू 4 माइनस cos x बटा में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर बाय मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो cos x इंटू 4 माइनस cos x इक्वल टू 0 होगा। गुणनखंड के हिसाब से बारी बारी से 0 करेंगे तो cos x बराबर 0 मिलेगा और हम लोग जानते हैं कि cos x बराबर जो 0 होगा वो पाई बाई 2 होगा और cos 3 पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो x बराबर हमको मिल जाएगा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। यहाँ पर हमको कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, इसके बीच में हम लोग को इसको वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है, तो हम लोग 0 से 360 ले लेंगे। तो 0 से 360 के बीच में ये 2 पॉइंट हमको मिल चुका है, तो हम लोग इसका चिन्ह योजना लिखेंगे, f डैश x का चिन्ह योजना। हमको मिलेगा, इधर 0 कर देते हैं, फिर उसके बाद पाई बाई 2, फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 2 पाई। हमको 1, 2 और 3 इंटरवल मिल गया। हम लोग इसी इंटरवल में चेक करेंगे कि f डैश x का चिन्ह हम लोग को जो ये ज्ञात हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो हर है वो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है, ये x के किसी भी मान के लिए पॉजिटिव होगा, हमको चेक करना है इसको। तो अब चलिए चलते हैं प्रथम चतुर्थांश में 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में हम लोग चलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, तो उस स्थिति में cos x भी पॉजिटिव होगा और ये cos x भी पॉजिटिव होगा। और हम लोग जानते हैं कि cos x का उच्चतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 होता है। यदि उसमें से कोई भी हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो हमेशा ये पॉजिटिव ही मिलेगा हमको, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में अब ध्यान दीजिएगा कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के मतलब 2 अंतराल इसमें हो गया है, सेकंड और थर्ड। तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग निगेटिव करेंगे और थर्ड में भी cos नेगेटिव होता है, तो इसको यदि हम लोग नेगेटिव करते हैं तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नेगेटिव।
फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 3π/2 से 2π, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं cos x पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव। हम लोग दिखाना है कि किसमें वर्धमान है और किसमें ह्रासमान है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से π/2 और 3π/2 से 2π में वर्धमान है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, स्पष्ट है कि 0 से π/2 यूनियन कर देंगे, इसको लिखेंगे 3π/2 2π में वर्धमान है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन π/2 और x ग्रेटर देन 3π/2 में वर्धमान है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ह्रासमान हम लोग को देखना है, तो ह्रासमान हम लोग देख रहे हैं π/2 से 3π/2, तो हम लोग लिख लेंगे π/2 से 3π/2 में ह्रासमान है। यही हमको अंतराल ज्ञात करना था, हम लोग यहाँ पर अंतराल ज्ञात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हम लोग वर्धमान और ह्रासमान वाले अंतराल को ज्ञात करना है। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग पीछे करते थे, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। f' बराबर हमको क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 3x²। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻³ हो जाएगा, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 × x⁻³ - 1, यानी हमको मिल जाएगा -3 बटा में x⁴ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 3x² - 3/x⁴। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि f' = 0, तो f' हम लोग को जो मिला हुआ है उसको लिख लेते हैं 3x² - 3/x⁴ = 0। 3x² हम लोग इसको कर देंगे इधर, तो 3/x⁴ हो जाएगा, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x⁻6 = 1 होगा, इसको हम लोग 1⁻6 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर कि 1⁻6 हम लोग लिखे हैं, इसको प्लस माइनस दोनों में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा +-1। अब हम लोग इसका चिन्ह योजना लिखेंगे, f' का चिन्ह योजना। हम लोग को यहाँ पर दो बिंदु प्राप्त हुआ है, एक +1 और एक -1, तो इधर 0 हो जाएगा और इधर ∞ हो जाएगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं, या -∞ से ∞ भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, जो f' हमको प्राप्त हुआ है, -1 से 0 के बीच में का कोई बिंदु हम लोग लेते हैं यदि यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए कि -1 से जब इधर का हम लोग बिंदु लेंगे, -2 -3 ऐसे, ये 0 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, -1 के इधर 0 नहीं होगा, ∞ हम लोग कर देते हैं। तो -1 के जब इधर लेके हम लोग जाएंगे, -2 रखेंगे यहाँ पर, तो पॉजिटिव होगा, यानी कितना हो जाएगा 12, और -2 यहाँ पे रखेंगे तो 3/4 होगा, 1 से कम होगा, 12 से घटेगा तो पॉजिटिव ही होगा। फिर हम लोग चलते हैं, -1 से 1 के बीच में 0 है, 0 यदि रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0 यदि रखेंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं रखेंगे, दूसरा कोई मान रखते हैं। तो -1 के इधर और 1 के इधर, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 रखते हैं, इसमें हमको 1/2 मिलेगा, तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पर तो 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तो 16 होगा। ध्यान दीजिएगा 1/16 और 16 ऊपर चला जाएगा तो -48 हो जाएगा, और हम लोग ये 1 से कम में घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा हमको। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 1 से पॉजिटिव +∞ में इधर 2 रखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव मिलेगा 12, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3/16 मिलेगा, ये 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, तो ये भी पॉजिटिव हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वर्धमान जो है वो इसमें और इसमें है, तो हम लोग लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि x लेस देन -1 तथा x ग्रेटर देन 1 के लिए f(x) वर्धमान है, ठीक है। और ह्रासमान हमको मिल रहा है इसमें, तो लिख लेंगे -1 to 1 में f(x) ह्रासमान है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है एक दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त के अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष
दीर्घवृत्त का एक शीर्ष है दिया गया है क्वेश्चन में, और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस क्षेत्रफल को हमें महत्तम भी दिखाना है। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि इस दीर्घवृत्त का जो x अक्ष द्वारा कटा हुआ अंतःखंड है वो a है, यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई a होगी और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई b होगी, क्योंकि y के नीचे हमको b दिया गया है। ये चीज हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है, इसका नियामक a0 हो जाएगा, इसका होगा 0b, इसका -a0 और इसका 0 -b। ठीक है, तो हम लोग को केवल इसी से मतलब है, हमको b और c को नियामक निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एलिप्स हो या सर्किल, दोनों पर यदि परिधि पर हम लोग कोई भी बिंदु लेते हैं तो वो बिंदु a cos थीटा और b sin थीटा के रूप में होता है। यानी कि जो ये बिंदु है वो a cos थीटा और b sin थीटा के रूप में होता है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि ये 0 डिग्री है, हम लोग 0 डिग्री इसमें रखेंगे तो cos 0 का मान होता है a × 1 बराबर a हो जाएगा, और यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो sin 0 का मान 0 होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि a cos थीटा और b sin थीटा हम लोग देख रहे हैं कि उसी रूप में है ये, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा b है उसका नियामक और c का नियामक हम लोग उसी रूप में लिखेंगे। तो b देख रहे हैं कि b हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में रखे हैं, तो हम लोग b का नियामक लिखेंगे। b का नियामक बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, a cos थीटा और b sin थीटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें x नेगेटिव होता है, तो हम लोग लिखेंगे -a cos थीटा और b sin थीटा। c का नियामक हम लोग देख रहे हैं तृतीय चतुर्थांश में है, तो दोनों नेगेटिव होता है, इसमें -a cos थीटा और -b sin थीटा दोनों हो जाएगा। और हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार मेरा इसमें BC है और ऊंचाई मेरा ये है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हम दे देते हैं D, तो AD इसकी ऊंचाई हो जाएगी और आधार इसका BC हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग BC लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे BC बराबर BD प्लस DC। और ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट में यदि यहाँ पर कोई बिंदु A और B है, तो यहाँ से हम लोग जब लंब डालते हैं x अक्ष पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होती है और ये दूरी B होती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी हम लोग इस बिंदु से हम लोग x अक्ष पर यहाँ पर लंब डाले हुए हैं, तो इसका नियामक यदि हम लोग लिए हैं -a cos थीटा और b sin थीटा, तो ये दूरी हो जाएगी -a cos थीटा और ये दूरी हो जाएगी b sin थीटा। तो हम लोग लिखेंगे b sin थीटा, और उसी तरह ये भी दूरी हम लोग को b sin थीटा मिलेगी। ठीक है, क्यों b sin थीटा मिलेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दीर्घवृत्त जो होता है अपने दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है, यानी कि जितना ऊपर होगा उतना ही वो नीचे होता है। और इसका नियामक भी हम लोग को -a cos थीटा -b sin थीटा मिला हुआ है, तो ये भी दूरी हम लोग को b sin थीटा ही प्राप्त होगी। और हम लोग जानते हैं कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम लोग उसे पॉजिटिव ही लिखेंगे। b sin थीटा और b sin थीटा हो गया 2b sin थीटा। और हम लोग यहाँ पर ऊंचाई भी लिख लेंगे, ऊंचाई हमारा AD है, तो AD बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, OD प्लस OA। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर OA तो हमको मालूम है कि A है, OD हमको निकालना है। तो हम लोग इस बिंदु से हम लोग मिला हुआ था कि ये दूरी हमको मिली हुई थी -a cos थीटा और ये दूरी मिली हुई थी b sin थीटा, तो हम लोग -a cos थीटा यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि OD बराबर लिखेंगे -a cos थीटा। ठीक है, तो दूरी है तो इसको माइनस हटा लेंगे, OA हमारा A है तो A लिख लेंगे। ठीक है, इससे हम लोग A कॉमन कर लेंगे तो 1 + cos थीटा मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर डेल्टा कर देते हैं इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हमको डेल्टा बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 आधार BC हम ज्ञात कर चुके हैं 2b sin थीटा, और AD हम लोग ज्ञात कर चुके हैं A × 1 + cos थीटा। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, 2 खत्म हो गया, हमको मिला AB sin थीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin थीटा प्लस sin थीटा × cos थीटा। हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको मिलेगा d डेल्टा d थीटा इक्वल टू AB कांस्टेंट है। sin थीटा का अवकलन करेंगे हम लोग को cos थीटा मिलेगा, प्लस ध्यान दीजिएगा ये u × b के रूप में है, तो sin थीटा का अवकलन करेंगे यानी कि cos थीटा, और इंटू में मिलेगा cos थीटा, फिर प्लस ये इंटू में रहेगा, इसका अवकलन करेंगे यानी कि sin थीटा × माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा मिलेगा। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, AB × cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, AB
इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बदल देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमको मिलेगा ए बी इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1। हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, ए बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1, ये हमको गुणनखंड मिलेगा। द्विघात समीकरण की तरफ गुणनखंड करेंगे यहां पर ए बी, इसमें से हम लोग 2 cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा cos थीटा प्लस 1, और इसमें -1 कॉमन कर लेंगे तो ये मिलेगा cos थीटा प्लस 1। यहां पर हम लोग कॉमन कर लेंगे cos थीटा प्लस 1, हमको मिल जाएगा 2 cos थीटा -1। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग लिखेंगे डी डेल्टा डी थीटा इक्वल टू 0, और डी डेल्टा डी थीटा हमको मिला हुआ है ए बी इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इंटू 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है यहां पर कि इसको हम लोग उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके बराबर जब 0 करेंगे cos थीटा बराबर, तो cos थीटा इक्वल टू -1 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, cos थीटा इक्वल टू -1 मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का मान ये -1 कब प्राप्त होता है, जब पाई होता है, यानी कि sin 180 cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। ठीक है, तो cos 180 का मतलब यहां पर यदि हम लोग cos पाई लिख भी देते हैं तो यदि थीटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इसको हम लोग थीटा लिए हुए हैं और थीटा यदि पाई हो जाएगा यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा तो उस स्थिति में ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, cos थीटा बराबर हमको 1/2 मिलेगा, इससे हम लोग काम चलाएंगे। हम लोग लिखेंगे भी यहां पर कि चूंकि cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 या cos थीटा इक्वल टू -1 या cos पाई हम लोग लिखेंगे, तो थीटा इक्वल टू पाई लिखेंगे। इस स्थिति में त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है, इसका मतलब कि त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे। अब हम लोग करेंगे 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो cos थीटा बराबर हमको मिलेगा 1/2, और ये cos कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री का, तो हम लोग लिखेंगे π/3, इसलिए थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा π/3। अब थीटा इक्वल टू π/3 पर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फलन है उच्चतम है कि न्यूनतम है। तो उसके लिए या तो हम लोग को प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा प्रयोग करेंगे या इसको द्वितीय अवकलज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि चिन्ह योजना का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो डी डेल्टा डी थीटा का चिन्ह योजना लिखेंगे, चिन्ह योजना हम लोग ले लेंगे। हमको एक ही मान मिला है केवल π/3, π/3 के बाईं ओर यानी कि 60 डिग्री के बाईं ओर का कोई भी बिंदु हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लोग यहां पर रखेंगे, तो ए बी तो हम लोग को मान रखना नहीं है, ए बी हमेशा पॉजिटिव ही है। यहां पर हम लोग रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री जो है 60 डिग्री से पीछे इधर का हम लोग बिंदु यदि लिए हैं 30 डिग्री, तो cos 30 का मान पॉजिटिव होगा, तो ये जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। यहां भी cos 30 का मान यदि हम लोग लेते हैं तो cos 30 का मान √3/2 होगा, जो 0.81 के लगभग आता है। उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव मिलेगा। π/3 के दाहिनी ओर का यानी कि 60 डिग्री के दाहिनी ओर का कोई बिंदु लेते हैं, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री ले लेते हैं, तो cos 90 का मान होता है 0, तो 0 + 1 हो जाएगा, और यहां पर 0 - 1 होगा, यानी कि नेगेटिव मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु के बाईं ओर यदि बढ़ रहा है और दाहिनी ओर यदि घट रहा है यानी नेगेटिव है, तो उस स्थिति में फलन को उच्चतम मान प्राप्त होता है, यानी कि ये उच्चतम बिंदु हो गया। तो लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू π/3 उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। और जब उच्चतम बिंदु है तो क्षेत्रफल भी उच्चतम होगा, और लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम है। ठीक है, और हम लोग को बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग ये जो निकाले हुए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी को प्रयोग करेंगे। ए बी इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो थीटा का मान मिला है वो रख देंगे, यानी कि sin पाई बाई 3 प्लस sin पाई बाई 3 इंटू cos पाई बाई 3, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बी sin पाई बाई 3 का मतलब अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा ए बी इंटू अंडर रूट 3 बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 4। हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, हमको मिलेगा ए बी इंटू 3 अंडर रूट 3 बाई 4, तो हम लोग लिख देंगे 3 अंडर रूट 3 बाई 4 ए बी। वर्ग इकाई हम लोग लिख देंगे क्योंकि क्षेत्रफल है, स्क्वायर यूनिट में होता है, यही इसका क्षेत्रफल होगा।